अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। नावल टाइम मशीन जिसके राइटर हैं ज़ैन अली, उसके ये चौथी एपिसोड है और बेसिकली ये दूसरी एपिसोड है और उसका चौथा पार्ट कह सकते हैं आप लोग। तो मतलब उसका चौथा पार्ट नहीं, नावल का ही चौथा पार्ट है ये। तो बाकी आप लोग पूछ रहे हो कि नावल क्यों नहीं आ रहा, तो ये मुझे जब पहली एपिसोड दी थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको रिकॉर्ड कर दें। मुझसे बहुत सारे लोग ऑडियो में मांग रहे हैं, राइटर ने बोला, तो हम उनको लिंक दे देंगे। मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा एपिसोड्स ले लूँ। मुझे पता है आप लोग मेरी तरह बेसब्रे हो, तो मैं भी इसी तरह हूँ कि मुझे था कि यार अभी मिल जाए, मुझे थोड़ा एपिसोड्स बन जाए फिर आप लोगों को दूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप अभी से कर दो रिकॉर्ड और फिर बाद में मुझे दे देना। तो फिर जाहिर सी बात है मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो सो सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा। आज मतलब कल आप लोगों को एपिसोड मिली, तो मुझे भी एक दिन पहले ही मिली थी। वो मैंने रिकॉर्ड उसी दिन कर ली थी, लेकिन अपलोड मैं उस दिन फिर नहीं कर पाई। आपको नेक्स्ट डे मैं फिर अपलोड करके आप लोगों को एपिसोड दिया। अब मुझे नहीं पता ये एक एपिसोड बनेगी या नेक्स्ट एक और एपिसोड बनेगी, लेकिन मेरी तरफ से है कि मैं आप लोगों को ये पूरी एपिसोड जल्दी से कंप्लीट कर दूं। अगर मैंने कल एपिसोड दी है तो आज भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इस वजह से कि मेरी तरफ से आप लोगों को गैप ना मिले, ठीक है। और साथ में राज नावल बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आप लोग उसको नहीं सुन रहे हैं तो बुक्स फॉर एवर पर जाकर सुन लें। और स्टार्टिंग में मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। बाकी शॉर्ट नॉवेल्स आप लोग सुनना चाहते हो, लेकिन यार मुझसे पढ़े नहीं जा रहे हैं शॉर्ट नॉवेल्स। आजकल मेरा स्टेमिना जो है ना बहुत कम हो गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को 40-40 मिनट के ना पार्ट्स में दे रही हूँ नावल। तो जो बाकी है मैं स्टार्ट कर रही हूँ नावल। एक है हॉरर बेस्ड नावल है, तो मुझे आप लोग कह रहे हो कि आप लोग सुनना चाहते हो, तो आई थॉट कि मैं उसको स्टार्ट कर दूं। लेकिन उसको मैं स्टार्ट करूंगी फॉर एवर बुक हेवन पर, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने अगर अभी तक उसको मतलब फॉलो नहीं किया तो कर लें, उसका लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग अबाउट में जाएंगे ना तो वहाँ पर लिंक्स होते हैं, ठीक है। चैनल के अबाउट्स में लिंक और बाकी 2 चैनल्स के आप लोगों को लिंक इसी चैनल के होम पेज पर एंड पर मिल जाएंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करना आती, लेकिन मेरे 3 ही चैनल हैं इस वक्त। एक है बुक्स फॉर एवर, एक नॉवेल्स फॉर एवर और एक है फॉर एवर बुक हेवन। आई एम टोटली कंफ्यूज कि मैं शॉर्ट नॉवेल्स कहाँ अपलोड करूँ, मैं लॉन्ग नॉवेल्स कहाँ अपलोड करूँ। लॉन्ग नॉवेल्स के आप लोग वो होके जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते, जब कंप्लीट हो जाता है तब रिस्पॉन्स देते हो। लेकिन शॉर्ट नॉवल का आप लोग देते हो, लेकिन वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो आई एम टोटली कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग शॉर्ट नॉवेल्स के हैं, नॉवेल्स फॉर एवर पर। तो बाकी चैनल पर मुझे समझ नहीं आ रही, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं नॉवल स्टार्ट करती हूँ, हॉरर नॉवल स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वो करती हूँ मैं फॉर एवर बुक हेवन पर। और अगर मुझे शॉर्ट कभी देने भी हुए तो मैं इसी बुक्स फॉर एवर पर ही आप लोगों को देती रहती हूँ, ठीक है। साथ में मैं एक नया नावल स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये तो नावल अब जब एपिसोड अगली आएगी तभी आप लोगों को मिलेगा। तो जैसे ही ये एपिसोड आएगी मैं तुरंत कहते हैं ना हिंदी ज़बान में, मैं तुरंत आप लोगों को वो रिकॉर्ड करके दे दूँगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी मजबूरी थी तो मुझे ऐसे करना पड़ा, ठीक है। अगला जो भी नावल होगा आई एम प्रीटी श्योर कि वो पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं अब यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो वाले नावल्स पढूँ जो आप लोगों ने पहले कहीं नहीं सुने। सो प्लीज़ थोड़े से एक्टिव हो जाए। मुझे पता है आप लोग नहीं एक्टिव हो, इस वजह से यार कसम से मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे होता है डेली बेसिस पर आप लोगों का रिस्पांस मिले, आप लोग रिस्पांस करो और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। लेकिन आजकल मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो आप लोगों के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूँ और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम निकाला करें। मुझे पता है कि मैं प्लेलिस्ट नहीं बना पा रही, मैं बहुत सारी चीज़ें ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रही, मेरी मिस्टेक है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कर क्या रही हूँ। लेकिन ये है कि बस आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हूँ जिसमें मुझे सब डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है।
तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि सच में मुझे क्या करना है। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी। और मेरा ख्याल है कि मैं इस नॉवल का फ़ायदा उठाकर बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चौथे पार्ट को। मैं शॉवर ले रहा था जब मुझे ज़ोरदार दस्तक की आवाज़ आई। ये दस्तक मेरे बेडरूम के दरवाजे पर हो रही थी। मैंने शॉवर बंद किया और तेज़ी से कपड़े पहनकर बाहर निकला। कमरे का दरवाज़ा बंद था और दस्तक मुसलसल हो रही थी। कौन है? मैं चीख कर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। ये कौन था जो आज मेरे घर के अंदर तक चला आया था? मैंने लपक कर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैं तेज़ी से बाहर निकला और पूरे घर को एक नज़र देखा। घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने सदर दरवाजे को चेक किया मगर वो अच्छे से बंद था। कहीं ये तासिम तो नहीं था? इस ख्याल ने मेरे दिमाग में सर उठाया। मुझे डराने की कोशिश कोई और कर रहा है, तासिम नहीं। मैं बुड़बुड़ाया और कमरे में रखे कद आवर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल बनाने लगा। ये तासिम भी आधे अधूरे जवाब देकर गया है। बाल बनाते हुए मैं खुद को देखकर बात कर रहा था। फराह का कातिल अब तक आज़ाद घूम रहा है। तासिम मदद करता तो उसे जल्दी पकड़ लेता। मुझे बाल बनाते हुए एक आइडिया आया था। मैं घुटनों के बल बैठा और पत्थर वाला डब्बा बाहर निकाला। मैंने पत्थर को निकालकर फर्श पर रखा तो वो रोशन हो गया। रोशनी की बनी घड़ी फर्श पर दिखाई देने लगी। मैंने शर्ट के बटन खोले और सीने पर बने निशानों पर एक तारीख तरतीब दी। रोशनी का धमाका हुआ था। मेरे पूरे जिस्म में दर्द उठा था। मेरे जिस्म पर मेरा कंट्रोल ख़त्म ही होने वाला था कि रोशनी कम होती चली गई। इतना आसान नहीं था। जिस्म को इतनी तकलीफ होती थी कि कभी कभार मेरे मुंह और नाक से खून निकल आता था। और पहले पहल तो जब वक्त का सफ़र मेरे लिए बिल्कुल नया था तब तो मेरा पेशाब तक निकल जाता था। मैं हमेशा शर्मिंदा हो जाता था कि मेरा मजबूत जिस्म भी इस तकलीफ़ के आगे बेबस हो जाता है। शायद वक्त का सफ़र हमें ये भी सिखाता है कि हम कितने ही ताकतवर या मजबूत जिस्म के मालिक क्यों ना हो, ये हमें इतनी तकलीफ़ देगा कि हमारी तमाम जिस्मानी ताकत सिफर हो जाएगी। मैं अभी वक्त के सफ़र को समझ रहा हूँ। ये एक पत्थर से और कुछ निशानों से कैसे हो सकता है? इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं था। मैंने तो हमेशा यही सुना है कि वक्त का सफ़र टाइम मशीन में बैठकर होता है। फिल्मों में भी तो कोई मशीन होती है जिसमें बैठकर लोग वक्त में आगे पीछे जाते हैं, लेकिन मैं वक्त का सफ़र पत्थर से कर रहा हूँ और ऐसा मैंने पहले कभी सुना था न किसी फिल्म में देखा था। वक्त का सफ़र मेरे लिए इन फिल्मों की तरह काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो वक्त में आगे भी जाते तो सब कुछ मामूल की तरह होता है, और मैं वक्त में आगे गया था तो वहाँ कुछ बशर था ही नहीं। फिल्मों में जो टाइम मशीन दिखाते हैं इसमें तो सफ़र सुकून से होता है और मेरा यहाँ तकलीफ़ की शिद्दत से बुरा हाल हो जाता है। शायद इस पत्थर और इन निशानों ने मुझे ही एक ज़िंदा टाइम मशीन बना दिया है, लेकिन हकीकत क्या है इससे अभी मैं ना वाकिफ़ हूँ। रोशनी ख़त्म हुई तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया, लेकिन ये कमरा आज नहीं कल था, यानी जिस वक्त मैं अभी मौजूद था। उस दिन तारीख 19 जनवरी 2024 थी, जिस रात वसाम ने फराह को मेरे फ्लैट में कत्ल किया उससे एक दिन पहले। उस वक्त माजी वाला मंजर ऑफिस गया हुआ था, यानी फ्लैट में उस वक्त सिर्फ मैं था। मुझे पता लगाना था कि वसाम ने फराह को कत्ल क्यों किया है। चूँकि वसाम ने अभी तक फराह को कत्ल नहीं किया तो मैं उससे दोस्ती करके ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वसाम के मन में कत्ल से पहले क्या चल रहा था। हो सकता है मुझे इससे कोई सुराग मिल पाए। मैंने शर्ट के बटन बंद किए और फ्लैट से बाहर निकल आया। सामने फराह का फ्लैट था। मैं बाहर निकलकर फराह के फ्लैट की तरफ बढ़ने ही वाला था कि जहन में आते ख्याल ने मुझे रोक दिया। मुझे फराह से नहीं, सिर्फ वसाम से मिलना चाहिए। मुझे यहीं इंतज़ार करना होगा। मैं बुड़बुड़ाया और लिफ्ट के पास खड़ा होकर वसाम का इंतज़ार करने लगा। आधा घंटा इंतज़ार करते हुए गुजरा और फिर फराह के फ्लैट का दरवाज़ा खुला और वसाम बाहर आया। उसके चेहरे पर उकताहट थी। वो मेरे पास से गुजरने वाला था कि मैंने गिरने का नाटक किया। उसने लपक कर मुझे सहारा दिया और बोला, आप ठीक हैं? मैं उसका सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ और पैर में मोच आने का नाटक करते हुए बोला, शुक्रिया, बस लगता है पैर में मोच आ गई है। उसने फिक्रमंदी से एक नज़र मुझे देखा और बोला, आपको कहीं छोड़ दूँ? हाँ, मुझे नीचे जाना है। लिफ्ट तक छोड़ दो? मुझे पता था वो भी नीचे जाने वाला और ये बेहतरीन मौका था उससे दोस्ती करने का। मैं भी नीचे जा रहा हूँ, लेकिन लिफ्ट ख़राब नहीं थी। उसने कंधा मेरी तरफ किया ताकि मैं हाथ रखकर सहारा लेकर चल सकूं। शुक्रिया। हाँ, लिफ्ट चल तो नहीं रही थी, लेकिन एक बार चेक करते हैं, शायद लिफ्ट चल रही हो। मेरा लहजा आजिज़ाना था। मैं वसाम हूँ और आप? उसने अपना तारुफ करवाया।
मैं मंजर हूँ। मैं फीका सा मुस्कुराया। मैं यूँ चल रहा था जैसे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही हो, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल ठीक था। मुझे आज अंदाज़ा हो रहा था कि मैं अदाकारी भी अच्छी कर लेता हूँ। ये ख्याल जहन में आया तो मैंने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। हम दोनों लिफ्ट में सवार हो चुके थे और मेरी किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट चल रही थी, वरना सीढ़ियों से उतरते हुए भी नाटक करना पड़ता। क्या करते हो तुम वसाम? मैंने नरमी से पूछा तो वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, यूं जैसे मुझे जवाब ना देना चाहता हो मगर मुरव्वतन दे रहा हो। मैं आजकल फ्री हूँ, उसने जवाब दिया और सामने देखने लगा। मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? मैंने ढीठ बनते हुए पूछा। उसने गर्दन घुमाकर मुझे हैरत से देखा। मैं मुस्कुरा दिया तो वो उलझ कर बोला, मैं समझा नहीं, तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने क्यों जाना चाहते हो जबकि तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें? वसाम, मैं तन्हा हूँ, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। मैंने अपने लहजे को जितना हो सके उदास बनाकर कहा था। मेरे मुंह पर उदासी थी मगर अंदर ही अंदर मैं अपनी अदाकारी पर हंस रहा था। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा। वो कुछ बोलते बोलते रुका और फिर मेरी उदासी को महसूस करके नरमी से बोला, ठीक है, हम एक साथ कॉफ़ी पी सकते हैं। मैंने बड़ी ही मुस्कुराहट सजाए सरस बात में हिलाया। लिफ्ट नीचे पहुंच चुकी थी। उसने सहारा देने के लिए कंधा आगे किया और मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना पैर दबा दबा कर चलता हुआ बाहर निकल आया। कब तक करना पड़ेगा ये नाटक? मेरी सोच दिमाग में गूंजी थी। यहीं सामने वाले कैफ़े में चले जाते हैं। वह सामने हल्का सा सर घुमाकर मुझे देखा। ओके, मैंने जवाब दिया। उससे बातचीत करना तो बहुत आसान था, मैंने सोचा और उसके साथ साथ चलने लगा। हम कैफ़े में पहुंचे तो एक तरफ टेबल की कुर्सियां खिसका कर बैठ गए। वसाम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने मासूमियत से कहा। मुझे कंपनी देने का शुक्रिया, मैंने सरसबात में हिलाया और फिर मुरव्वतन बोला। उसने सरसबात में हिलाया। आपका पैर ठीक है अब? हाँ ठीक है, शुक्रिया, मैं मुस्कुराकर बोला। वेटर आया तो मैंने उसे कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देकर मैंने वापस उसकी जानिब रुख किया तो वो खामोशी से बैठा था, यूं जैसे यहाँ बैठना ना चाहता हो मगर इसके बावजूद बैठा हो। और बताओ, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? मैंने यूं पूछा जैसे मेरी और उसकी दोस्ती सालों पुरानी हो। उसने लंबा सांस लेकर छोड़ा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, बहुत बुरी। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे अपने दिल की बात बता रहा था। फरा अच्छी लड़की है, मैं बोला। मैं उसके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। मैंने आपको देखा है इस फ्लैट से निकलते और अंदर जाते हुए, मगर मैं फरा की बात नहीं कर रहा। उसका जवाब सुनकर मैं हैरान हुआ था मगर मैंने अपने तासुरात को नॉर्मल रखा। क्या मतलब ये फरा से शादी नहीं करना चाहता था और किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत करता था? मैं सोच रहा था इसीलिए उसने इतनी आसानी से फरा को कत्ल कर दिया, क्योंकि ये तो उससे मोहब्बत करता ही नहीं था। अगर फरा उसे वक्त गुजारी समझती थी तो ये भी वही समझ रहा था। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो शहर में नहीं गांव में रहती है। फरा तो बस, वो बोलते बोलते रुका। उसे शायद एहसास हुआ होगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। मुझे लगा तुम दोनों संजीदा हो। मैंने उसको मज़ीद कुरेदना चाहा। फरा जैसी लड़की के साथ संजीदा? हरगिज़ नहीं। वेटर कॉफ़ी के कप ले आया। वो साइको है। वेटर गया तो उसने झुरझुरी सी लेकर कहा था, मुझे ब्लैकमेल करती है। उसके लहजे में फरा के लिए नफ़रत थी और आंखों में भी ये नफ़रत साफ दिखाई दे रही थी। मगर फरा तो उसकी कॉल पर यूँ रिएक्ट कर रही थी जैसे वसाम टॉक्सिक बॉयफ्रेंड हो, और यहाँ वसाम तो कुछ और ही कह रहा था। कौन सच और कौन झूठ बोल रहा था? ब्लैकमेल? मैंने हैरत से पूछा था। उसने एक नज़र मुझे देखा, यूँ जैसे सोच रहा हो कि मुझे मज़ीद बताना चाहिए या नहीं। हाँ, ब्लैकमेल। उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं, निजी तस्वीरें, उसने अफसोस से बताया और अपने माथे को छुआ। और मैं उन तस्वीरों की वजह से ब्लैकमेल होकर उसके साथ हूँ। वो जब मर्ज़ी मुझे बुला लेती है, उसके अजीब शौक़ है। वो हल्का सा मेरी तरफ झुककर राजदारी से बोला, वो मुझे बांध कर टॉर्चर करती है। उसने अपनी शर्ट का बाजू ऊपर करके मुझे अपना बाजू दिखाया। ये सिगरेट के निशान जो आप देख रहे हैं ये उसी ने लगाए हैं। उसे मुझे सिगरेट लगाना और मारना पसंद है। वो टॉर्चर करके अपने दिल को तस्कीन देती है। मैं ये सब सुनकर हकीकतन हैरान और परेशान हो रहा था। वसाम की कहानी ने तो फरा का किरदार मशकूक कर दिया था और जिस अंदाज में वसाम बता रहा था मुझे तो उसकी बात सच लग रही थी। और भला वो किसी से झूठ क्यों बोलेगा? उसकी आंखों में सच्चाई का अक्स मुझे साफ दिखाई दे रहा था। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? तुम इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं?
मैंने नरमी से पूछा था। उसने कोई जवाब ना दिया। कुछ लम्हों बाद वो बोला, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। उसने मेरे कप की तरफ इशारा किया। वसाम विक्टिम था या फरा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फरा वसाम को टॉर्चर करती थी, मगर क्यों, और मेरे सामने नाटक क्यों कर रही थी? वसाम ने उसे कत्ल कर दिया, और हो सकता है वजह वो पिक्चर्स हों। मैंने सोचते हुए कप उठाया और लबों से लगाया। वो मुझे ही देख रहा था, यूं जैसे मुझे ये सब बताकर पछता रहा हो, मगर वो इस बात से अनजान था कि मैं किसी और वक्त से आया हूँ। मैं आने वाला कल भी देख चुका हूँ, और उसने क्या जुर्म किया वो भी। तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते वसाम? मैंने कुछ देर बाद मशवरा दिया था। पर वो तस्वीरें मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो। उसने अफसोस से जवाब दिया और फिर बुड़बुड़ाया। काश वो पिक्चर्स मुझे मिल जाएं। मैं उसकी बुड़बुड़ाहट सुन चुका था, लेकिन खामोश रहा। कॉफ़ी ख़त्म हुई तो वो उठ खड़ा हुआ। आज रात डिनर एक साथ करें मेरे घर पर? उसने पूछा। शायद उसने जो कुछ मुझे बताया किसी और को ना बताया हो, और अब चाहते हो कि मज़ीद मैं इस मौजू पर किसी से बात करूं। नेकी और पूछ। मैंने मन में सोचा और बोला, हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। अगर पैर में मौत ज़्यादा है तो किसी दिन और सही। उसे मेरे पैर का ख्याल आया तो फिक्रमंदी से बोला, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बोला, ऐसा ही मौका तो मुझे चाहिए था वसाम, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं सोचते वो उठा और उसके साथ बाहर निकल आया। वो मुझे बिल्डिंग के गेट तक छोड़कर खुद अपने घर चला गया था। जाते हुए मुझे अपने घर का पता देना नहीं भूला था। मैंने पते वाले कागज़ को जेब में रखा और बिल्कुल ठीक पैर से चलता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ने लगा। मैं वापस अपने वक्त में आ चुका था। मैंने ये मंसूबा बनाया था कि मैं रात को वापस उसी वक्त में जाऊंगा और वसाम के घर पर डिनर करूंगा। डिनर पर उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश करूंगा और फरा की शख्सियत के मुतल्लिक जानने की भी कोशिश करूंगा। मैं तो उसे एक अच्छी लड़की समझता रहा था, मगर बकौल वसाम वो एक अब्यूज़र थी। मुझे तासिम से मशवरा करना चाहिए, मैंने सोचा और बुलंद आवाज़ में बोला, तासिम, मुझे तुमसे बात करनी है। तासिम! मेरे कई बार उसे पुकारने के बाद भी वो नहीं आया था। उस गंजी चुड़ैल ने तो कहा था जब याद करोगे मैं वापस आ जाऊंगा फ़ौरन। मैं बुड़बुड़ाते हुए सोफे पर गिरा। मैंने एक गहरा सांस लिया और आंखें बंद करके वसाम और फरा की सूरत हाल के मुताल्लिक सोचने लगा। कुछ देर यूं ही आंखें बंद रखने के बाद मैंने आंखें खोली तो कोई पास बैठा हुआ महसूस हुआ। मैंने हल्का सा रुख मोड़ा तो उस गंजे नैरो नॉट को साथ बैठे देख मेरी रूह परवाज करते करते रुकी। ये तुम गंजी चुड़ैल किसे कह रहे थे? उसने मुंह बनाकर पूछा था। क्या मैं भला तुम्हें ऐसा क्यों कहूँगा? मैंने मासूमियत से जवाब दिया। उसने मसनूही गुस्से से मुझे देखा और फिर बोला, अब दोबारा कहा तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? उसने मुझे उंगली दिखाकर धमकी दी थी। उसका अंदाज ऐसा था कि मैं अपनी हंसी बामुश्किल रोक पाया। अच्छा रेपेंजल भाई मैंने ताबेदारी से कहा, फिर अपना कहका न रोक पाया। मेरा कहका फिजा में बुलंद हुआ ही था कि वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया। उसके मुंह से वो आवाज़ निकलते ही मेरा मुंह यूं बंद हुआ था जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख दिया। उसने अपने लबों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने सर इस बात में हिलाया और मेरा मुंह दोबारा ठीक हो गया। ये क्या था? तुम ऐसे ही किसी पर जादू नहीं कर सकते, मैं चिल्लाया था। अच्छा नहीं हंसता अब, मैंने फौरन से उसे का गुस्सा ठंडा करने वाले अंदाज में कहा। मैं शर्मिंदगी से खामोश होकर बैठ गया तो वो मुस्कुरा दिया। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं थे, मगर फिर भी ये खुशगवार लम्हे अच्छे लग रहे थे। वो अपना सा लग रहा था, दोस्त की तरह। अच्छा, तुम क्या बताना चाहते थे? उसने संजीदगी से पूछा। तुमने जिस वक्त में जाने का कहा था मैं अभी वहाँ तो नहीं गया, क्योंकि मुझे उससे पहले कत्ल का मुआमा हल करना है। मैं वक्त में पीछे गया था और मुझे ऐसा कुछ पता चला है जो कत्ल होने वाली लड़की का किरदार ही मशकूक बना रहा है। मैं उसे बताने लगा। मैं लड़की के कत्ल से एक दिन पहले वाले वक्त में गया था और उसके कातिल से बात की। उसने मुझे डिनर पर मदऊ किया है और मैं वापस उस वक्त में जाकर मज़ीद बातें निकलवाने की कोशिश करूँगा। मैं खामोश हुआ तो वो बोला, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो, मैंने मुंह बनाकर उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया। तुम टेलीपैथी के माहिर हो ना? तुम मेरे साथ उस वक्त में जाओगे और जो वसाम ज़बान से नहीं बोलेगा तुम उन ख्यालात को सुनोगे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूँ? उसने भौहें अचका कर पूछा। अगर तुम चाहते हो कि 2 साल बाद होने वाली जंग में मैं तुम्हारा साथ दूँ तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, मैंने सोफे से टेक लगाते हुए कहा। मदद के बदले मदद? वो कुछ देर यूं ही मुझे देखकर सोचता रहा। इनवाइट तुम्हें किया उस शख्स ने, मुझे तो नहीं। उसने ना जाने के लिए जवाब पेश किया।
तुम जादू से मेरा मुंह बंद कर सकते हो तो चुप कर उसके ख्याल भी सुन सकते हो ना। मैंने एक नज़र उसे देखा। मेरी बात सुनकर वो खड़ा हुआ। चलो चलते हैं फिर। मैंने उसे देखा, वो चेहरे से उकताया हुआ लग रहा था। हम इस कत्ल का मुअम्मा हल कर लेंगे, मैंने उठते हुए अज़म से कहा था। हाँ हाँ चलो, अब मेरे पास ज़्यादा फालतू वक्त नहीं है। उसने मेरा बाजू खींचकर मुझे कमरे की तरफ किया। पत्थर ले आओ, मैं ये सोफ़े पीछे करता हूँ, वो बोला। अच्छा धक्के तो मत दो, जा रहा हूँ, मैंने मुंह बनाकर कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। पत्थर लेकर बाहर आया तो सोफ़े एक तरफ हो चुके थे और अब लिविंग में अच्छी खासी खाली जगह बन गई थी। पत्थर को नीचे रख दो, उसने कहा। मैंने पत्थर को फर्श पर रख दिया तो वो बोला, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा, वसाम को नहीं। मैंने उसकी बात समझते हुए सर इस बात में हिलाया। वो आगे बढ़ा और उसने पत्थर को छुआ। पत्थर रोशन हुआ और रोशनी की घड़ी ज़मीन पर बन गई। ये पत्थर तो इस चाबी से रोशन होता है, मैंने चाबी को छूते हुए कहा। नहीं, ये सिर्फ छूने से रोशन होता है, वो चाबी तो। वो बोलते बोलते रुका। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या नहीं पता? मैंने बहुएं उचकाकर उसे देखा। चाबी दो मुझे, मैं दिखाता हूँ। मैंने झिझकते हुए गले से चाबी वाली चेन उतारी और उसकी तरफ बढ़ाई। तुम ये तो जानते हो कि यह स्याह पत्थर वक्त में पीछे और आगे लेकर जा सकता है, लेकिन तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि इस पर बना सुर्ख निशान क्या करता है ना? उसने निशान की तरफ इशारा किया। हाँ, क्या करता है ये सुर्ख निशान? मैंने बेसब्री से पूछा। तुम्हारे सीने पर बने निशान तारीख तय करते हैं और ये सुर्ख निशान जगह। उसके लहजे में अज़म था। क्या सच में? इस इंकशाफ ने मुझे सच में हैरान किया था। स्याह पत्थर जगह भी तब्दील कर सकता था, ये तो और भी अच्छा था। पत्थर छूने से काम करता है और वो सुर्ख निशान इस चाबी को इससे टच करने से, उसने कहा और आगे बढ़कर चाबी से उस नन्हे से सुर्ख नुक्ते को टच किया। रोशनी की बनी घड़ी गायब हुई थी और अब उसकी जगह नक्शा था। इस नक्शे से हम इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वक्त का सफ़र भी हो, हम अपने वक्त में रहकर भी जा सकते हैं किसी भी जगह। व्हाट? मैं ये सुनकर पुरजोश हो गया था। ये पत्थर तो बहुत काम का निकला, मैं पुरजोश लहजे में बोला और घुटनों के बल बैठकर नक्शे पर वसाम का घर तलाश करने लगा। नक्शा छोटा बड़ा और आगे पीछे भी हो रहा था, यूँ जैसे मैं मोबाइल फ़ोन पर नक्शा देख रहा हूँ। मैं हैरान हो रहा था कि ये पत्थर ऐसा भी कर सकता है। हमें यहाँ जाना है। मैंने वसाम के घर के ऊपर उंगली रखी तो वो कुछ नंबर्स पत्थर पर जगमगाने लगे और दोबारा वो घड़ी रोशन हो गई। तारीख सेट करो। तासिम ने मेरे सीने की तरफ इशारा किया। मैंने निशानों को छूकर तारीख बनाई। जब रोशनी का धमाका हो तो इस वक्त को सोचते रहना, जिस वक्त में जाना है। इससे तुम्हारे जिस्म को तकलीफ थोड़ी कम होगी। और तुम? वो बोला। उसने मेरी पैंट की तरफ आंखों से इशारा किया। अच्छा बस। मैंने तेज़ी से उसकी बात समझते हुए उसे रोका था। रोशनी का धमाका हुआ। मेरे जिस्म में तकलीफ की लहर दौड़ी थी, मगर तासिम बेपरवाह सा एक तरफ खड़ा था। रोशनी कम हुई तो हम वसाम के घर के सामने थे और वो पत्थर भी हमारे सामने था। जिस्म में तकलीफ तो कम नहीं हुई। वो हंसा। मजाक ही नहीं समझते तुम? ये पत्थर, इसे से वक्त के मुसाफिर ही देख सकते हैं। उसने मेरा ख्याल पढ़कर फ़ौरन जवाब दिया था। अच्छा ठीक है, मैं बोला। अब तुम उसके लिए गायब हो जाओ। वो मुस्कुराया और उसने हाथ ऊपर करके चुटकी मारी। अब मैं वसाम को दिखाई नहीं दूंगा। वो बोला। चलो बेल बजाओ। ये 1 मिनट का घर था। ये एक छोटा सा घर था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी बजाई। 1 मिनट आया। अंदर से वसाम की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुल गया। सामने वसाम खड़ा मुस्कुरा रहा था। वेलकम मेरे छोटे से घर में, वो खुश दिली से बोला और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो तासिम भी तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। आने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? उसने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा था। नहीं, मैं बोला। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं किसी और वक्त से उसके घर खाना खाने आया हूँ, बल्कि यूँ कहना चाहिए राज उगलवाने आया हूँ। वो मुस्कुराया और बोला। इस तरफ हम तीनों, वसाम के लिए वो और मैं लिविंग रूम में आ गए। डिनर तैयार हो गया। मैं टेबल रेडी कर लूँ? वो इतना कहकर बाहर निकला। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं उसके पीछे आ गया। तासिम भी मेरे साथ ही था। अच्छा। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर बोला, आप ये प्लेट्स रखें और बैठ जाएं। मैंने उसके हाथ से प्लेट्स ली और सेट करके बैठ गया। तासिम ने यूं कुर्सी पीछे की कि वसाम को महसूस तक ना हो सका। वो भी बैठ चुका था। वसाम डिशेस टेबल पर सजाने लगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने बहुत कुछ बनाया था।
ये सब कुछ तुमने अकेले बनाया है? मैं पूछे बिना न रह सका। वो हल्का सा हंसा। कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं। मैंने भौहें अचकाकर तासिम को इशारा किया तो उसने इस बात में सर हिलाया। इस वक्त वो सिर्फ खाने के मुतालिक सोच रहा है। तासिम की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी थी। कुछ पूछ सकता हूँ वसाम? मेरा लहजा सवालिया था। श्योर। वो मुस्कुराया। उसने पानी का जग रखा और कुर्सी खिसका कर बैठ गया। पर कब से? 2 साल से। मेरा सवाल पूरा ना हुआ था लेकिन वो समझ गया था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। इन 2 सालों में तुमने अपनी तस्वीरें हासिल करने की कोशिश नहीं की? मैंने अफसोस भरे लहजे में पूछा था। बहुत बार की, वसाम ने जवाब दिया। ये सोच रहा है कि फराह को कत्ल कर देना चाहिए। तासिम की आवाज़ मुझे सुनाई दी। उसकी आवाज़ सिर्फ मैं सुन पा रहा था क्योंकि वो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन फराह बहुत शातिर लड़की है। वसाम ने अपनी बात पूरी की। मैंने उसके जवाब पर कोई तबसरा ना किया तो वो मेरी प्लेट में चावल डालते हुए बोला, बातें तो होती रहेंगी, आप खाना खाएं। तासिम ने चेहरे से लग रहा था जैसे वो भी खाना चाहता हो, मगर अफसोस वो इस डिनर में मधु नहीं था। प्लेट अपने आगे की। हम दोनों खाना खाने लगे और तासिम बेचारा पास बैठा हमें देखता रहा। वसाम उसे नहीं देख सकता था मगर मुझे उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। खाना सामने हो तो किसकी भूख नहीं जागती? तुम बाहर टहल आओ, मैंने सोच के जरिए तासिम को मशवरा दिया। चम्मच नीचे गिराओ, तासिम बोला। मैंने चम्मच नीचे गिराया तो वसाम बोला, मैं उठा लेता हूँ। वो नीचे झुका तो तासिम नरमी से कुर्सी खिसकाकर खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। कुछ पूछ सकता हूँ? वसाम सीधा हुआ तो मैं बोला। मेरा लहजा सवालिया था। हाँ, वो तस्वीरें मैं नहीं बता सकता, उसने मेरा जुमला काटकर जवाब दिया था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो उन तस्वीरों का जिक्र करना ही ना चाहता हो। उसका पिक्चर्स के मुतालिक मुझे ना बताना मेरा तजस्सुस मज़ीद बढ़ा रहा था। उस वक्त वसाम ने फराह को कत्ल करने के मुतालिक तो सोचा था मगर मेरे घर में करेगा ये नहीं सोचा था। हमने खामोशी से डिनर किया। मेरा तस्वीरों के मुतालिक पूछना उसे अच्छा नहीं लगा था जिसकी वजह से उसका मूड खासा ख़राब हुआ था। डिनर के बाद हम कुछ देर लिविंग रूम में इधर उधर की बातें करते रहे। इस दौरान तासिम भी हमारे पास ही था मगर उसने किसी नए ख्याल के मुतालिक मुझे नहीं बताया था। शायद वसाम इस वक्त फराह के कत्ल या उन तस्वीरों के मुतालिक कुछ भी नहीं सोच रहा था। हमें वापस जाना चाहिए अब, तासिम की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी थी। कुछ देर बाद मैंने वसाम का डिनर के लिए शुक्रिया अदा किया और उसके घर से रुखसत हो गए। तुमने आखिरी बार वसाम को कब देखा था? तासिम ने पूछा। मैंने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि वो दोबारा बोला, वक्त में पीछे जाकर देखने वाले वाक़यात को निकाल कर बताना। मैंने सर इस बात में हिलाया। जिस दिन वरा की लाश मुझे मेरे लिविंग रूम के सोफे के करीब मिली। आखिरी मुलाकात के वक्त की तारीख बनाओ और जगह उस बिल्डिंग की लिफ्ट हो। रोशनी का धमाका हुआ और दूसरे पल हम दोनों लिफ्ट के पास खड़े थे। वो देखो, वसाम मेरे फ्लैट के दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने कंधा मारकर तासिम को मुतवज्जा किया। अब मैं यानी इस वक्त वाला मंजर, दरवाज़ा। खामोश हो जाओ, वसाम को उस तरफ आने दो। उसने मेरे पेट में ज़ोरदार मुक्का मारा। आह, मेरे मुंह से दबी सी चीख निकली थी। वसाम मंजर से बात करके लिफ्ट की तरफ आ रहा था। पकड़ो इसको, तासिम चहका। मैंने लपक कर वसाम को बाजुओं से पकड़ लिया। तुम यहाँ कैसे? वसाम के रंग मुझे देखकर उड़ चुके थे। वो अभी अभी तो मुझे मेरे फ्लैट के दरवाजे पर देख कर आ रहा था और अब यहाँ देखकर वो हैरान और परेशान हो रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तासिम ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अपना हाथ घुमाया। दूसरा ही पल हम एक ऐसे इलाके में थे जहाँ हमारे आसपास सिर्फ दरख्त और पौधे थे। ये सब कैसे हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मंजर। वसाम खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर लगाकर मजबूती से पकड़ रखा था। खामोश। तासिम ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर खींच कर मारा। वसाम पत्थर खाकर खामोश हो गया था। तुमने फराह का कत्ल किया है, ये मैं जानता हूँ, मगर सवाल ये है कि मेरे फ्लैट में क्यों? मैंने पूछा। फराह का कत्ल? वो मर गई, उसने अनजान बनते हुए मासूमियत से कहा। मैं अपनी आंखों से तुम्हें फराह का कत्ल करते देख चुका हूँ, तो बेहतर है अब तुम भी वजह बता दो कि तुमने फराह का कत्ल मेरे फ्लैट में क्यों किया। अच्छा, मुझे छोड़ो, मैं सब बताता हूँ। तासिम ने मुझे उसे छोड़ देने को इशारा किया। ये भाग नहीं सकता, ये इसका ख्वाब है। और साथ ही उसने मुझे टेलीपैथी के जरिए बता दिया था। मैंने तुम्हें कैफ़े में फराह के साइको होने के मुतालिक बता दिया था और फिर मैंने फराह को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था। डिनर वाली रात, जिस रात फराह का कत्ल करना था, तुम उस शाम मुझसे टकराए थे। मुझे लगा तुम रुक कर मुझसे बात करोगे, मगर तुम बहुत जल्दी में थे।
तब मैंने अपने प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की और बिल्डिंग के चौकीदार को रिश्वत देकर तुम्हारे फ्लैट की स्पेयर की का इंतज़ाम करवाया। मैंने सोचा था मैं फराह को तुम्हारे फ्लैट में कत्ल करूंगा तो तुम फ़ौरन मेरे पास आओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका था कि फराह कैसी लड़की है और वो मेरे साथ क्या कर रही है। मैंने जब उसे कत्ल किया तो तुम मुझे दरवाजे पर खड़े चीख कर रोकते हुए दिखाई दिए थे, मगर जब मैं कमरे में गया तो तुम बेड पर सो रहे थे। मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा सूंघा दी। उसी दवा से मैंने फराह को भी बेहोश किया था। जब आज सुबह मैं नाटक करके तुमसे फराह के मुतालिक पूछने आया तो तुमने यूँ रिएक्ट किया जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं और फराह की लाश तुम्हारे फ्लैट में हो ही ना। मैं तो तैयार था तुम्हारे साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने के लिए, मगर ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे और फराह के मुतालिक जानते ही ना हो। इस बात का मैंने फ़ायदा उठाना चाहा। मैंने सोचा तुम खुद उस लाश को ठिकाने लगा दोगे। मेरे लिए बेहतर है कि मैं इस शहर को छोड़ दूं, मगर वहाँ से निकलते ही तुम दोबारा मेरे सामने हो। वो तफसील बताकर रुका। उसने सब कुछ ऐसे बताया था जैसे किसी के कंट्रोल में हो। यकीनन तासिम उसकी सोच से ये सब कुछ निकाल रहा था। हम तीनों दरख्तों के नीचे बैठ चुके थे। ये ख्वाब था, लेकिन हकीकत के बहुत करीब लग रहा था। तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें मिल गई? मैंने पूछा। उसने सर इस बात में हिलाया। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अगला सवाल किया था। उन तस्वीरों में क्या है? तासिम ने अफसोस से मुझे देखा तो मैं शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। वह सामने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। तासिम उसके जवाब को रोक रहा था। अब आगे तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। मैं उन तस्वीरों को जला दूंगा और इस शहर से चला जाऊंगा, उसने जवाब दिया और सर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो मंजर, मैं इस सब में कभी भी तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता था। जो हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मगर तुम्हें मेरे साथ बुरा करने का कोई हक नहीं था। तुम्हारे साथ हुई बुराई तुम्हें किसी दूसरे को तंग करने का हक नहीं दे देती। चलो तासिम। तासिम ने चुटकी बजाई। हम वापस लिफ्ट के पास थे। वह साम ज़मीन पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था। अब इसका क्या करना है? तासिम ने पूछा। जाने देते हैं, मैंने जवाब दिया। उसने दलील दी। हाँ जानता हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। 2 साल तक जिस्मानी और जहनी टॉर्चर होने वाला इंसान, वो एक कातिल है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है इसे जाने देना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, चलो वापस चलते हैं। फराह के कत्ल का मुअम्मा अब हल हुआ। हाँ चलो। मैंने एक नज़र वसाम को देखा। रोशनी का धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे हम वापस अपने वक्त में पहुंच चुके थे। फराह जैसी भी थी कत्ल हो जाती, क्या वो इस काबिल थी? तासिम का लहजा सवालिया था। वसाम की जगह अगर फराह कत्ल करती तो हम वसाम के मुतालिक कभी ऐसा ना सोचते। पता है क्यों? क्योंकि हम औरत के गुनाह को गुनाह नहीं समझते और मर्द के गुनाह को माफ़ नहीं करते। तासिम ने इस बात में सर हिलाया और बोला। मैं जा रहा हूँ, 2 साल बाद मुलाकात होगी, वो कहकर मुड़ा। 1 मिनट गंजी चुड़ैल। मैंने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। हम जिस भी हालात में मिले हों, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। अच्छा छोड़ो मुझे, मेरा सांस रुक रहा है। वो पीछे हुआ। तुम मुझसे मिलने आते रहोगे ना? मैंने मासूमियत से पूछा। हाँ, एक शर्त पर। मुझे दोबारा गंजा मत कहना। उसकी शर्त सुनकर मैं हंसा और उसे दोबारा से गले लगा लिया। मैं वक्त में पीछे जाकर मुमताज़ चचा को मिलकर आया था। मुमताज़ चचा मेरे लिए वालिद की जगह थे। उनके बाद तासिम था जो मुझे अपना सा लगा था। भाई जैसा एहसास दिया था उसने मुझे। मुमताज़ चचा को मिलकर वापस घर आया और तैयार होकर घर से निकला तो दरवाजे के सामने एक लिफाफा पड़ा हुआ था। मैंने हैरानगी से उस लिफाफे को देखा और झुक कर उठा लिया। ये लिफाफा। मैंने बाहर पार्क में जाने का इरादा तर्क किया और लिफाफा अंदर ले आया। मैंने लिफाफे को एक तरफ से फाड़ा और लिफाफे के अंदर मौजूद कागज़ को बाहर निकाला। उस पर एक ही जुमला लिखा हुआ था। मुझे मेरे वक्त में आकर मिलो। मैंने कागज़ पलट कर देखा तो पीछे हयात लिखा हुआ था। मैं गौर व फिक्र में गुम था कि बाहरी दरवाजे पर अचानक ज़ोरदार दस्तक हुई। मेरा दिल हलक को आया था। मैंने एक लंबा सांस लेकर छोड़ा और कागज़ वहीं रख कर बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैंने राहदारी में झांका तो वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद करने की नीयत से दरवाज़ा धकेला तो बाहर से तेज़ हवा का झोंका अंदर आया। हवा इतनी तेज़ थी कि मैं पीछे जा गिरा था। मैं गिरते पड़ते उठा और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। उसे लम्हे मुझे कोई सामने खड़ा दिखाई दिया। उसकी शक्ल इस कदर खौफनाक थी कि मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें जानी पहचानी सी थी। ऐसी ही आंखें मैं पहले भी देख चुका था।
धुएं और तूफानी हवा का धमाका सा हुआ था और दूसरे ही पल राहदारी खाली हो चुकी थी। धुआं कम होने लगा। धुआं ख़त्म हुआ तो लिफ्ट से 2 पुलिस वाले बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दिए। वो मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर सख्ती थी। मिस्टर मंजर, आपको फराज सालक के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने अपनी साथी को हथकड़ी लगाने का इशारा किया। ओह माय गॉड। अब टाइम मशीन का दूसरा हिस्सा, टाइम मशीन और ओनेरो नॉट ख़त्म हुआ। कहानी जारी है। टाइम मशीन का तीसरा हिस्सा जल्द शाया होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। पहले भी ऐसे ही हुआ था कि पहला जो पार्ट था उसके, पहली जो एपिसोड थी उसके भी 2 पार्ट बने थे। पहली एपिसोड 40 मिनट्स की थी और जो दूसरी एपिसोड थी वो 30 मिनट्स की थी। तो सेम एज़ यूजुअल इसका भी यही सीन है। तो अब बात करते हैं हम इस नावल की। अच्छा, मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि उसने कत्ल किया है। देखो, उसको किस तरह से आप एक कातिल को जस्टिफाई कर सकते हो कि उसके साथ जुल्म हुआ। कत्ल कभी भी, जाहिर सी बात है, उसने, उसकी पिक्चर्स उसके पास थी, वो उसको कर रही थी, वो भी बुरी बात है, वो अच्छी बात नहीं, उसको हम लोग नहीं कहते। लेकिन कत्ल करना बहुत एडवांस, क्या कहते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज़ है कि आप किसी को कत्ल ही कर दो। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का, इट्स टू मच ना। तो दूसरी चीज़ जो है, मेरा ख्याल है कि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसने कत्ल किया तो उसको। लेकिन मुझे था कि चलो ये तो अब ख़त्म हो गया, अब इस चीज़ को दोबारा से। लेकिन एंड पर देखो वही चीज़, वो पकड़ा गया कि भाई मंजर साहब, आपको उसके कत्ल में गिरफ़्तार किया जा रहा है। वाह, मतलब ये चीज़ मुझे पसंद आई कि उसने इतना भी नहीं किया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तासिम जो है वो जादूगर है, तो उसको इतनी सारी चीज़ों का तो आइडिया होना चाहिए ना। उसके साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है, देखो वो वक्त में पीछे आगे पीछे सफ़र क्यों कर रहा है, वो इसी वजह से कर रहा है ना कि उसके साथ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये चीज़ तो पहले कंफर्म करो ना कि उसके साथ वो इतनी अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ पहले क्यों हो रही थी कि उसको रोज़ वॉशरूम वगैरह वाला वो जो सीन था, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, बट लेकिन खैर वो था इस तरह की सिचुएशन। वो क्यों हो रहा था, ठीक है, क्या वो इस वजह से हो रहा था कि उसको पत्थर ने चुन लिया था? तो ये चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए ना राइटर को। और दूसरी चीज़ क्या है कि पत्थर वाला सीन, उसके साथ जो अबनॉर्मल एक्टिविटी, और फिर चलो ठीक है उसको ही चुना। चलो, पता है अब क्या होता है, जब हम एक होते हैं ना, एक स्पेसिफिक निश में होते हैं, जैसे कि जासूसी नॉवेल्स होते हैं, जैसे कि हॉरर बेस्ड नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह के नॉवेल्स होते हैं जो थोड़े जादू बेस्ड और इस तरह की चीज़ होती है। इसमें ना आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये तो चीज़ें होती नहीं है, ये फिक्शन होता है ना सारा कुछ। तो फिक्शन में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप चीज़ों को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, चीज़ों को वैसे अपने तरीके से, जादू कहीं भी जादू कर सकते हो। मतलब सुनने में वो नहीं लगता, हकीकत ही नहीं लगता, क्योंकि हकीकत है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कभी भी आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करना कि यार ये जादू कैसे हो सकता है, वो जादू कैसे एक इंसान कर सकता है, क्योंकि ये रियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, ठीक है। मैं जब पढ़ती थी ना जासूसी नॉवेल्स, मैंने पढ़े हैं, और यार वो बड़े मज़े के थे। पता नहीं अब मुझे मिलेंगे ही नहीं, किताबी शक्ल में है ही नहीं चीज़ें तो। लेकिन जो मुझे हॉरर या वो मिलते हैं ना, फिर उनको ना फॉरएवर बुक हेवन चैनल पर स्टार्ट करते हैं। बाकी यार मैंने जितने भी नॉवल स्टार्ट किए हैं, वैल्यू था, और इसके अलावा लॉ नॉवल वो मैं नहीं पढ़ सकती। फातिमा नूर का भी नावल मैं नहीं पढ़ सकती। नाहल का वो पता नहीं कैसे मुझे मिल गया, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसी वजह से मैं उसको पढ़ पाई, अदरवाइज़ उसकी भी परमिशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम सब लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वो क्या कहते हैं ना कि अब नहीं की जा सकती, ठीक है। और ये कि बस अब इसका पता नहीं तीसरा पार्ट कब आएगा, जब भी आएगा, ठीक है, तो आप लोगों को मैं फ़ौरन ही इसकी एपिसोड दे दूँगी। अब मैं कल का तो नहीं कहती, कल शायद मैं एक शॉर्ट नावल दूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को एक नया नावल दूँगी। तो इस एपिसोड में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि तीनों चैनल्स के साथ आप लोग लिंक्ड रहें, और
यार मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं अपडेट किया करूँ सारी चीज़ों से, बट मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा सब कुछ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना, बट क्योंकि मुझसे रिकॉर्डिंग करने का मेरा दिल नहीं करता। सेम जो असल बात है ना, पहले रिकॉर्डिंग मैं जब करती थी तो बहुत वो नावल इतने मेरे पास होते थे। अब मुझे लगता है मेरे पास नावल नहीं है, और फिर मैं नए राइटर्स के नावल पढ़ रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं नए राइटर्स के नावल जो होते हैं ना, उनका मेरा इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा होता, डेवलप ही नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि मैं पढ़ पढ़ कर इतनी प्रो हो चुकी हूँ ना इन मामलों में कि मुझे वो कहीं ना कहीं चीज़ें सेम फील हो रही होती हैं। तो बट खैर वो नए राइटर्स हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये एक वो क्या कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, और इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो परफेक्ट तो कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता। जब आप एक चीज़ को स्टार्ट कर देते हो, लिखते हो, आपका थोड़ा वो क्या कहते हैं ना कि हाथ की सफाई तभी आती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो कभी भी परफेक्ट नहीं होती। तो बाकी ये कि अच्छी बात है, नए राइटर्स लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं इसीलिए उनको सपोर्ट कर रही हूँ, उनके नॉवेल्स पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि उन्हीं के नॉवेल्स पढूं। तो बस आप लोग जो हो ना, आप लोग अब अपनी तरफ से सपोर्ट करो, सही है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।